रे ऑप्टिक्स में आगे बढ़े। रे ऑप्टिक्स में लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा, प्लेन मिरर में हमने फील्ड ऑफ व्यू के बारे में पढ़ा था, है ना। क्या पढ़ा था हमने? फील्ड ऑफ व्यू। हमने इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, बाकी फील्ड ऑफ व्यू के बारे में पढ़ा। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट है कि मिनिमम हाइट मिरर की कितनी चाहिए, h/2 चाहिए। और एक सवाल भी कराया था कि रोड पे चल रहा है ना, रोड छाप रोमियो, तो उसको कैटरीना कैफ को देखना हो तो मिरर में कितने लेंथ तक देख पाएगा, तो 3L लेंथ तक देख पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से, देखो कभी कभी क्या होता है कि मिरर हमारे सामने होता है, आईना हम देख रहे होते हैं और आईने की तरफ भाग भी रहे होते हैं। भागें कभी आईने की तरफ? छोटे बच्चे भागते हैं ना, मान लो कोई टेंट वगैरह लगाने जा रहे हैं, शादी ब्याह का कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो वहाँ पे कोई बड़ा सा मिरर लेके जा रहा है। आजकल चलता है ना, दुल्हन जो है मिरर के ऊपर चलती हुई जाती है, एंट्री लेती है वीडियो अच्छा बनाने के लिए, है ना। उधर से अजीमो शान शहंशाह वाला गाना चलता है, नहीं, उधर से फूलवीर, फिर आगे भाई भी आता है, वो गाना पे डांस करता है, फिर रील वायरल होता है। पूरा माहौल चाहिए। तो ऐसी शादी ब्याह के कोई माहौल में बड़ा सा मिरर कोई टेंट वाला लेके जा रहा है, बच्चा क्या होता है, देखता है मिरर की ओर भागता है, तो उसको अपनी जो इमेज है वो किस वेलोसिटी से आती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे भी कुछ हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन प्लेन मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी कैसे कोरिलेट होती है एक दूसरे से। ये साहब हमने ले लिया प्लेन मिरर, ये क्या ले लिया, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर लिया है, उसके पीछे कर दी सिल्वर जिंक, ये कर दिया सिल्वर जिंक। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई v वेलोसिटी से इधर आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट इस तरफ v वेलोसिटी से इधर आ रहा है। तो जो इमेज होगी, इमेज देखो क्या होगी, क्योंकि ये इधर आ रहा है तो क्या इमेज इसके साथ सामने नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, और आप इसको कॉमन सेंस से भी महसूस भी कर सकते हो, कि जो इमेज होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट अपोजिट साइड होगी और इक्वल एंड अपोजिट होगी। ऐसा फील कर सकते हो भाई, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल होगी, और मैग्नीट्यूड में क्या होगी, अब मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो पहली बात तो यहाँ पे इमेज हैव, इमेज विल हैव, विल हैव, और इसमें भी कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर, है ना, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसमें भी अपन कौन सा केस ले रहे हैं, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स, if object moves perpendicular to mirror, if object moves perpendicular to mirror, अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर टू मिरर मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में इमेज विल हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, बट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट। तो इमेज का जो वेलोसिटी होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वेक्टर फॉर्म, ये माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा वेक्टर फॉर्म में, ऐसा लिख सकते हैं ना। और एक्स डायरेक्शन में है तो इसलिए एक्स डायरेक्शन वाला बोल दिया, एक्स डायरेक्शन वाला रिजल्ट बोल दिया, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो ये हमें देखने को मिलेगा पहली बात तो, ठीक है। आगे बढ़े हम। अब दूसरा केस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के परपेंडिकुलर ना मूव करके मिरर के अलोंग मूव करे, है ना। तो ये दूसरा केस हो सकता है, उसको भी समझते हैं। तो ये कैटेगरी अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं।
और उसमें भी पहला केस, केस फर्स्ट। अब लेते हैं केस सेकंड। समझ में आया पहला वाला केस? केस सेकंड क्या है? ऑब्जेक्ट अगर, मान लीजिए ऑब्जेक्ट अगर, जैसे ये मिरर ऑब्जेक्ट और इमेज है, और ऑब्जेक्ट अगर मान लो वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा होता, खाली किधर जाता? ये वी ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस होता, तो इमेज भी क्या इसके साथ साथ नहीं चलती? चलती ना, वी इमेज अलोंग वाई एक्सिस चलती, चलती ना। इसका एग्जाम्पल कैसे देखा होगा आपने? कोई शोरूम है, शोरूम में तरह तरह के एकदम मॉडल्स जो हैं, एकदम टकले वाले मॉडल्स, उन्होंने अलग अलग तरह के कपड़े पहन रखे हैं, और आप कांच से, ट्रांसपेरेंट कांच उससे देखते हुए जा रहे हो कि वाह भाई क्या कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन आपको मॉडल में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आप खुद अपने आप में क्या हो? मॉडल हो। तो आप क्या देखोगे अपने आप को? कांच में देखोगे, ऐसे देखोगे ना। तो आप जब चल रहे हो तो आपकी परछाई भी क्या चलेगी? आपके साथ चलेगी, और किस वेलोसिटी से चलेगी? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम रहने वाला है, और डायरेक्शन भी क्या रहेगी? सेम। तो ऐसे केस में अगर ऑब्जेक्ट जो है परपेंडिकुलर टू मिरर ना मूव करके, इफ ऑब्जेक्ट मूव, केस सेकंड अगर ले अपन, केस सेकंड ले, जिसमें क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द मिरर, इफ ऑब्जेक्ट moves along the mirror, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के अलोंग मूव करता है, तो आप खुद बता सकते हो चिल्ला चिल्ला के कि ऑब्जेक्ट की जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी और इमेज की वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, वेक्टर फॉर्म में देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा ना। तो सेम कर दिया, है ना, सेम सेम। समझ आई बात? क्लियर ये चीज? तो ये चीज ध्यान में रखें। दोनों रिजल्ट समझ में आए? क्लियर? आगे बढ़े। न्यूमेरिकल छोटा सा क्वेश्चन। क्या मतलब इस बात का? जैसे कोई मिरर ले लेते हैं, है ना, मिरर ले लिया मान लीजिए, ये मिरर है, इस मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट, तो डेफिनेटली जो इमेज होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड से सामने आएगा, आएगा ना। आपसे पूछ रहे हो तो क्या बोलोगे? 5 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के अलोंग ही चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, मान लो ये O1 है, इसका इमेज 1 है, ये O2 है और इसका इमेज I2 है, तो ये भी इसके अलोंग क्या चलेगा? 3 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगा। क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल हो गया, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये डेटा के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई बात? लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आ जाती है? जब मिरर भी क्या करे? मूव करे, है ना। अभी अभी तो सिंपल सा केस है। कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा क्या आएगी? अगर मान लो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको दे दिया जाता 5 i कैप, है ना, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या देते? 5 i कैप, तो इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? माइनस में 5 i कैप, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। समझ आया बात? लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी रियल आती है वो आती है इफ मिरर इज ऑल्सो मूविंग। तो इफ मिरर इज ऑल्सो मूविंग वाला केस लेते हैं। इफ मिरर इज ऑल्सो मूविंग, अगर मिरर भी मूव कर रहा है तो ऐसे केस में क्या सिनेरियो हो जाएगा? ये है हमारा आईना, ये उसके पीछे लगा दी चांदी, सिल्वर जिंक कर दिया, ये ऑब्जेक्ट सामने से आ रहा है मान लो वीओ वेलोसिटी से, मिरर जा रहा है इस तरफ वी एम वेलोसिटी से, सब अपन वेक्टर के टर्म्स में ले रहे हैं, है ना। और इमेज का वेलोसिटी मान लो इस तरफ हो गया कोई वी आई, वेक्टर फॉर्म में ले रहा हूं मैं, है ना। और केस में ऑब्जेक्ट और इमेज
मतलब जो मिरर के परपेंडिकुलर, मिरर भी मूव कर रहा है और इसमें भी पहला केस कौन सा, ऑब्जेक्ट मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर, ऑब्जेक्ट मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर, तो ये वाला केस ले रहे हैं। तो ऐसे केस में देखो क्या होगा, अगर मिरर भी मूव कर रहा है तो हम ये बात जानते हैं कि अगर मिरर रेस्ट में होता, मिरर क्या होता, रेस्ट में होता, तो ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है, डायरेक्शन में अपोजिट। तो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में अगर परसीव कर रहा हो तो क्या किया जाता है, मोशन का एक फंडा है, क्या करते हैं, उसके रिलेटिव में क्या निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लो, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो। तो हम ऑब्जेक्ट की क्या निकालेंगे यहां पे, अगर ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी देखें किसके, मिरर के रिलेटिव में, ऑब्जेक्ट की मिरर के रिलेटिव में जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ इमेज की जो मिरर के रिलेटिव वेलोसिटी होगी, क्या उसके बराबर नहीं होगी। अगर कोई रेफरेंस सिस्टम मूव कर रहा है और उसको रेफरेंस के तौर पर ले लें तो वो क्या है, रेस्ट में परसीव हो जाता है। तो इस बार उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगी। समझ में आया बात। तो रिलेटिव वेलोसिटी को अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन अपोजिट करें तो वी ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर को अपन लिख सकते हैं वी ऑब्जेक्ट माइनस वी मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी इमेज माइनस वी मिरर, ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो थोड़ा मैथमेटिक्स है, वी ऑब्जेक्ट माइनस वी मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी इमेज माइनस माइनस प्लस वी मिरर। तो यहां से वी मिरर को इधर लेके आए तो ट्वाइस ऑफ वी मिरर हो जाएगा, वी इमेज को इधर लेके आए तो प्लस ऑफ वी इमेज हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ वी मिरर बराबर क्या हो जाएगा, वी ऑब्जेक्ट प्लस वी इमेज। या फिर देखो वी मिरर की वेलोसिटी आ जाएगी वी ऑब्जेक्ट प्लस वी इमेज डिवाइडेड बाय टू, डिवाइडेड बाय टू। तो जो मिरर का वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट और इमेज के वेलोसिटी का एवरेज हो जाएगा ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक ऐसा ही फॉर्मूला एक जगह और आया था कुछ दिन पहले, जब मैंने आपको पुली फॉर्मूला बताया था, याद करो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पुली फॉर्मूले में ये आया था नहीं आया था। जब पुली में भी देखो क्या होता है, एक मास ऊपर जाता है तो दूसरा मास नीचे आता है ना, तो उसमें दोनों की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होती है। अगर पुली मूव करने लग जाए तो पुली को भी रेस्ट में मानना है, तो पुली को रेफरेंस मानते हैं, तो उस समय क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल डायरेक्शन में अपोजिट होती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे मिरर का जो वेलोसिटी है वो वी ऑब्जेक्ट प्लस वी इमेज बाय 2 हो जाता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, v mirror is equal to v object plus v image divided by 2। ओके, ये पहला केस है जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। दूसरा केस क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करता इसमें अगर अपन ऐसा लें कि मिरर जो है वो अपने खुद के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मिरर अगर इस तरफ मूव करता, ऐसे केस में क्या होता, कोई फर्क पड़ता क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये पहला केस है। दूसरा है कि जैसे दूसरा केस लें, इफ मिरर moves along its length, अगर मिरर अपनी लेंथ के अलोंग मूव कर रहा है, जैसे ये मिरर है, ये अपने लेंथ के अलोंग मूव कर रहा है,
तो ऐसे केस में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? तो इस केस में अगर मान लो ऑब्जेक्ट को भी मैं इधर ले लूं, वी ऑब्जेक्ट, और इमेज को भी इधर ले लूं, तो ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी का प्रोफाइल क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ मिरर। समझ आई बात? मिरर मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या? मिरर बहुत लंबा हो गया एक तरह से। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट फ्रॉम मोशन ऑफ मिरर। मिरर के मोशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो ये जो फॉर्मूले आया है मिरर का, उसका सवाल कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, एक ले लिया हमने आईना, मिरर। मिरर मिरर जो है वो जा रहा है इस तरफ, कोई वेलोसिटी है इसकी 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो क्या है? मिरर की वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर को पीछा कर रहा है, ऑब्जेक्ट इस मिरर को पीछा कर रहा है कोई 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। कितना? बताओ इमेज का वेलोसिटी क्या होगा और किस डायरेक्शन में होगा, है ना? आप ये बात ध्यान रखना कि आपको ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी में साइन कन्वेंशन जो है क्या रखना है? जो साइन कन्वेंशन है, क्योंकि साइन कन्वेंशन का भी बड़ा रोल रहेगा। अगर डायरेक्शन इस तरफ है तो पॉजिटिव ले लीजिए, डायरेक्शन इस तरफ है तो वेलोसिटी क्या लोगे? नेगेटिव। भाई प्लस एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव और माइनस एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना, सवाल को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, सही आंसर आएगा। फॉर्मूला यूज करके आंसर आ जाएगा। क्या है बताओ? इमेज की वेलोसिटी कितनी आई? -1। देखो सॉल्यूशन, पहले तो फॉर्मूला वी मिरर इज इक्वल टू वी ऑब्जेक्ट प्लस वी इमेज डिवाइडेड बाय 2। वी मिरर कितना लोगे? प्लस का 2 लोगे, इस तरफ है इसलिए। वी ऑब्जेक्ट लोगे प्लस का 5, वी इमेज निकालना है डिवाइडेड बाय 2। तो 4 इज इक्वल टू 5 प्लस वी इमेज। तो यहाँ से वी इमेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 में से 5 गया यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो इमेज है वो इस तरफ किस वेलोसिटी से जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड से जाएगी। माइनस का मतलब क्या? वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाने वाली है। समझ आई बात? तो ये मतलब है इस चीज का, ध्यान रखना। ओके, और देखें इसमें प्रैक्टिस के लिए सवाल। जैसे सवाल है, ये लिया मिरर, इस मिरर, ये मिरर सामने से आ रहा है, सामने से आ रहा है ये कोई 5 मीटर पर सेकेंड से, सामने से आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से।
तो ऑब्जेक्ट जो है मान लो इस तरफ जा रहा है, वी ऑब्जेक्ट कोई 2 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ इमेज का वेलोसिटी क्या होगा? साइन कन्वेंशन का सवाल है। बताइए। वी ओ प्लस वी आई बाई टू इज इक्वल टू वी मिरर। नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है बस। आ गया? क्या आया? क्या आएगा? वी मिरर कितना लिया? वी ऑब्जेक्ट तो वी इमेज कितना आ रहा है? -12 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो इमेज जो है वो इस तरफ कितने से लगेगा? 12 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अब देखो सवाल है, मान लीजिए मिरर है, क्वेश्चन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है इस तरफ, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है इस तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से। किससे आ रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है। ठीक है, जो मिरर की तरफ किससे जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है। तो वी मिरर कितना होगा कि ये जो इमेज है वो रेस्ट में दिखाई दे? समझ आया बात? फॉर व्हाट वेलोसिटी ऑफ मिरर इमेज परसीव्ड एज एट रेस्ट, यानी कि वी इमेज क्या लेना है? 0 लेना है ना? इमेज रेस्ट में हो। मिरर की क्या वेलोसिटी हो कि इमेज रेस्ट में परसीव हो? कितना? 5? ओके, देख लेते हैं। वी मिरर निकालना है। वी ऑब्जेक्ट कितना? 10। वी इमेज 0 हो जाए डिवाइडेड बाई 2, तो वी मिरर कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही बताया आपने। यानी कि अगर मिरर 5 मीटर पर सेकेंड इस तरफ जाएगा तो इमेज क्या दिखाई देगी? रेस्ट में परसीव होगी, दिखाई देगी। समझ में आया बात? तो इस तरह के ऐसे सवाल होते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की वेलोसिटी के बीच में कोरिलेट करने वाले सवाल हैं ये, है ना? आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी हो, इमेज की निकालनी हो, ऐसा करना होता है। ओके। एक सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाता हुआ, वेक्टर अगर मैं ले लूं तो भी अपन सवाल ये कर सकते हैं। देखो, हमें क्या दे रखा है कि जो वी मिरर है, वी मिरर, वी मिरर का वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप। ठीक है। वी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है 3i कैप प्लस जे कैप। आपको क्या करना है? आपको पता लगाना है इमेज का वेलोसिटी वेक्टर। इमेज का वेलोसिटी वेक्टर पता लगाना है। सवाल आसान है, पर आप आई कैप जे कैप देख के आपको लगेगा कि मुश्किल है। ऐसा नहीं है, सवाल बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, हिंट दे देता हूं। आई का और जे का अलग अलग डायरेक्शन में मोशन परसीव करना है। आई कैप एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी
एक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी। ठीक है, उससे क्या आएगा, इसका एक्स में और इसका वाई में आएगा। आपको मोशन अलग अलग डायरेक्शन में परसीव करना है, बस उसी से आंसर आएगा। वेक्टर का कोई प्रिंसिपल है नहीं कि देखो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर तो कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, इधर कितना है ना, मिरर का इधर कितना है और इधर कितना है। ठीक है, मान लो इमेज का इधर तो होता है वी आई एक्स और इधर हो जाता है वी आई वाई, है ना। इमेज का वी आई एक्स और वी आई वाई आ जाएगा तो इमेज का वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। बस सॉल्व करो। एक्स डायरेक्शन में तो मिरर का ये फॉर्मूला लगा दोगे, वाई डायरेक्शन में फॉर्मूला नहीं लगता ना। वाई डायरेक्शन में क्या रहती है, वेलोसिटी सेम ही रहती है ना। एक्स डायरेक्शन के लिए तो आप ये कर दोगे भाई, वी मिरर इन एक्स डायरेक्शन बराबर वी ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन प्लस वी ऑब्जेक्ट वी इमेज इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला एक्स डायरेक्शन के लिए लगा दोगे तो मिरर का तो एक्स डायरेक्शन प्लस का 2, ऑब्जेक्ट का एक्स डायरेक्शन प्लस का 3 डिवाइडेड बाई वी इमेज का एक्स डायरेक्शन निकालना है डिवाइडेड बाई 2, 4 में से 3 गए 1, यानी कि इमेज का एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। ये इमेज का एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी आया है, इमेज की वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आया है, या तो ऐसे बोलेंगे। और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहती है सेम, तो इमेज का वाई डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का वाई डायरेक्शन वेलोसिटी यानी कि कितना 1 मीटर पर सेकेंड ही रह जाएगा। अब इसको वापस वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, यानी कि वी इमेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी इमेज इन एक्स डायरेक्शन आई कैप प्लस वी इमेज इन वाई डायरेक्शन जे कैप। यही तो होता है आई कैप और जे कैप में वापस कन्वर्ट करने का तरीका। तो वी इमेज का जो वेक्टर एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा 1 आई कैप प्लस वाई का भी क्या है 1 जे कैप, तो आई कैप प्लस जे कैप, केवल इतना सा आंसर आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड देखें तो इमेज का मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी का कितना जाएगा, कितना जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। अलग अलग इसलिए लिया क्योंकि अपन को एक्स के डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला अलग लगता है, वाई के लिए अलग लगता है, तो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट करने पड़ेंगे। हम्म, कैसे आ गया, कैसे किया, अच्छा उस फॉर्मूला में वैल्यू रख दी सीधा आंसर आ गया, सेटिंग हो गई होगी वरना नहीं आता है ना। ये सेटिंग इस वजह से हो गई, अगर ये नहीं होता ना गड़बड़ जाती। तो सीधा फॉर्मूले में ये ऐसे रखोगे तो नहीं आएगा, आपको एक्स डायरेक्शन के लिए अलग सॉल्व करना पड़ेगा, वाई के लिए अलग सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आएगा वरना नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये देखो थे वेलोसिटी के सवाल, जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर की वेलोसिटी दे रखी हो, इमेज की पूछ ली, इमेज की दे दी, ऑब्जेक्ट की दे दी, मिरर की पूछ ली, तो ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो चीजें सीखते हैं, हम सीखते हैं डिविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर। क्या सीखते हैं, डिविएशन फ्रॉम प्लेन मिरर। कोई भी रे जो है वो किस तरह से डिविएट होती है प्लेन मिरर से, उसे समझते हैं। ये हमारा है प्लेन मिरर, ये हमारा क्या है प्लेन मिरर। ठीक है, ये कर दी सिल्वर जिंक, ये है हमारा नॉर्मल, क्या है नॉर्मल। कोई रे इंसिडेंट करती हुई इधर से आई
और किधर को चली गई, इधर चली गई रिफ्लेक्ट होके, ऐसे होती है ना। तो ये तो हो गया इंसिडेंट एंगल आई, ये तो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। आई और आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये इंसिडेंट एंगल है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक है, सबसे पहली बात डिविएशन कितना हुआ इस पूरे प्रोसेस में, रिफ्लेक्शन में। तो देखो रे आ तो इधर को रही थी, क्या रे इस तरफ नहीं आना चाहती थी, अब इस तरफ आना चाहती थी पर इस तरफ चली गई, तो जो डिविएशन होगा, पहली बात तो इसको बोलेंगे, देखो ये जो है इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा डिविएशन बोला जाएगा, है ना। भाई इधर को आना चाहती थी, इधर चली गई, तो ये क्या कहलाता है, अपना डिविएशन कहलाता है। और इस डिविएशन एंगल की जो वैल्यू होगी, देखो कितनी होगी, डेल्टा, ये कितना हो जाएगा डेल्टा की वैल्यू, ये डेल्टा इज इक्वल टू आएगा 180 में से मैं आई प्लस आर घटा दूं, 180 में से क्या घटा दूं, अगर आई प्लस आर को घटा दूं, एंगल आई प्लस आर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मेरे पास डिविएशन एंगल नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। और हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, आर होता है, स्नेल्स लॉ रिफ्लेक्शन में। तो डेल्टा की देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस आई प्लस आई, यानी कि 180 माइनस ट्वाइस ऑफ आई। तो ये डिविएशन एंगल हो जाएगा जब कोई रे रिफ्लेक्ट होती है किसी प्लेन मिरर से, तो उसका जो डिविएशन एंगल होता है वो कितना हो जाता है, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ आई होता है। ये बात ध्यान में रखना, फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, आई बात समझ में। नेक्स्ट है कि ये तो देखो सिंपल सा केस है कि जैसे मान लो इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री होता, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इंसिडेंट एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो डिविएशन एंगल कितना होता है एक्चुअल में, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ 30 डिग्री, तो कितना हो जाता, 120 डिग्री होता। समझ में आया बात, सिंपल सा एग्जाम्पल। अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेके आते हैं। अगर दो मिरर होते और दोनों मिरर क्या होते, किसी एंगल पे इंक्लाइंड होते, तो ऐसे केस में डिविएशन कितना होता टोटल हमारा, ये हम देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं डिविएशन फ्रॉम टू इंक्लाइंड मिरर्स, डिविएशन फ्रॉम टू inclined mirrors। दो इंक्लाइंड मिरर्स से डिविएशन कितना होगा। देखो दो इंक्लाइंड मिरर्स क्या है, एक मिरर तो ये है, ये है, ये, और दूसरा मिरर हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया। ये दोनों मिरर जो हैं, मान लो पहला तो है M1 मिरर और दूसरा है M2 मिरर, दोनों इंक्लाइंड है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब कोई रे आई इधर से, ठीक है, पहले किधर जंप, किधर उसने हिट किया, M1 को हिट किया, क्या किया, M1 को हिट किया। मान लो ये नॉर्मल है, ये हो गया नॉर्मल यहाँ का, ये हिट कर रही है I1 एंगल पे, किस पे एंगल हिट कर रही है, I1 पे। हिट करने के बाद में ये यहां से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके फिर M2 से रिफ्लेक्ट होगी, कहां से रिफ्लेक्ट होगी, M2 से रिफ्लेक्ट होके इधर को जाएगी, जाएगी नहीं ना, जाएगी ना। तो ये देखो सिनेरियो हो जाएगा ऐसा, और यहाँ पे भी कोई ये नॉर्मल ले लेते हैं अपन, और
ये I1 है तो ये एंगल भी I1, ये एंगल I2 लें तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा I2। ये I1 I1 I2 I2 समझ में आया, दो बार रिफ्लेक्शन ले लिया। रे आ रही है यहाँ से इधर को आ रही है और इधर को जा रही है ना। तो देखो रे इधर आ रही है इधर जा रही है, ध्यान से अगर देखें तो रे इधर से आ रही है, इधर से ऐसे आ रही है ना, और इधर को जा रही है। तो डिविएशन एंगल क्या होगा, देखो ये जो एंगल होगा ये क्या कहलाएगा अपना, डिविएशन एंगल कहलाएगा ना। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का डिविएशन एंगल कहलाता है, और ये भी कहला सकता है, ये कहलाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन का डिविएशन एंगल। दोनों एंगल क्या कहला सकते हैं, डिविएशन एंगल। भाई जो इनिशियल डायरेक्शन है उस इनिशियल डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइनल रे इधर आ गई, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो फाइनल रे किधर आ गई, इधर आ गई। तो दोनों हो सकते हैं। ये अगर डेल्टा है तो ये क्या होगा, 360 माइनस डेल्टा होगा ना, समझ आई बात। तो ये चीज भी ध्यान रखना अभी, क्योंकि काम में लेने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब यहां पे आते हैं। पहली बार जब रिफ्लेक्शन हुआ तो मान लो डिविएशन एंगल डेल्टा 1 है, दूसरी बार जब रिफ्लेक्शन हुआ तो डिविएशन एंगल मान लो डेल्टा 2 है। तो डेल्टा 1 की वैल्यू देखो कितनी हुई, डेल्टा 1 की वैल्यू हो गई 180 माइनस में ट्वाइस ऑफ I1 हुआ। किस डायरेक्शन में है ये क्या क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। भाई रे इधर जाना चाहती थी पर इधर चली गई, तो ये किधर है, क्या डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। डेल्टा 1 की डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज। फिर डेल्टा 2 पे बात करें तो डेल्टा 2 कितना 180 माइनस ट्वाइस ऑफ I2, और इसकी डायरेक्शन भी देखो किधर है, इधर को जाना चाहती थी इधर को चली गई, तो ये भी क्या है, क्लॉक वाइज है या नहीं। तो टोटल डिविएशन की बात करूं, टोटल डिविएशन तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दोनों को ऐड कर दिया तो 180 प्लस 180 कितना हो गया 360, और माइनस में 2 कॉमन ले लिया तो I1 प्लस I2 हो गया। और ये क्लॉक ये भी क्लॉक, तो ये भी कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आया ना अभी डिविएशन, आया नहीं आया, बताओ आई बात समझ में। अब देखो I1 प्लस I2 की वैल्यू को मैं इसके साथ रिलेट करना चाहूँ तो ये एंगल देखो कितना हो जाएगा, क्या 90 माइनस I1 नहीं होगा, होगा ना। ये एंगल देखो, ये एंगल तो पूरा 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस I1, और ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस I2 हो जाएगा। यानी कि इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ऑल्सो 90 प्लस 90 माइनस I1, सॉरी थीटा प्लस 90 माइनस I1, 90 माइनस I2, ये क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। 90 90 180 कैंसिल, I1 I2 उधर जाएंगे, तो I1 प्लस I2 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, क्या थीटा के बराबर आ रही है ना। तो इसका मतलब जो डेल्टा टोटल है हमारा, डेल्टा टोटल की वैल्यू कितनी आ रही है 360 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा आ जाएगी। डेल्टा टोटल कितना आ जाएगा 360 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा आ जाएगा। और किस डायरेक्शन में आया है ये, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में आया ना। ये क्या आया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है 360 माइनस 2 थीटा। यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब इनिशियल ये था ये, यानी कि हमारे पास इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, ये जो एंगल है ना ये वाला, इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 360 माइनस 2 थीटा। यानी कि इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 थीटा आ जाएगी ना, क्योंकि टोटल एंगल कितना है ये, है ना। तो इसका मतलब जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का डिविएशन होगा डेल्टा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 360 माइनस ऑफ 360 माइनस 2 थीटा, जो कि क्या हो जाएगा केवल 2 थीटा ही रह जाएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ऑफ डिविएशन कितना आएगा 2 थीटा आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ऑफ डिविएशन कितना होता है, इस केस में 2 थीटा हो जाता है। अगर दो इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल पर हैं, पहले M1 से रिफ्लेक्ट हुई फिर M2 से रिफ्लेक्ट हुई, तो जो फाइनल डिविएशन होगा हमारी इंसिडेंट रे का वो एंटी क्लॉकवाइज में कितना होगा, हमेशा 2 थीटा होगा। ये लाइन ध्यान रखना, समझ आई बात।
तो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिविएशन विल बी ऑलवेज 2 थीटा। ये पॉइंट हो जाएगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी, है ना, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन deviation will be always टू थीटा। ये रिजल्ट याद रखना, इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।